Students, this is your chapter number 3 of civics. Why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? आपको पता है पार्लियामेंट हमारी कंट्री में सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है, क्योंकि जितने भी कंट्री के लॉ बनाए जाते हैं या कंट्री से रिलेटेड जितने भी बिल पास होते हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट्स पार्लियामेंट में पास होते हैं। वाई शुड पीपल डिसाइड? लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए? देखिए क्या कह रखा है यहाँ पे, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इस चीज के बारे में तो आपको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में वेरियस बैकग्राउंड के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मींस अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, जेंडर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और वो पार्टिसिपेट करने वाले लोग इंस्पायर्ड थे। इंस्पायर्ड मीन प्रेरित थे किन आइडियाज से? आइडियाज मीन किन विचारों से? फ्रीडम, इक्वलिटी और पार्टिसिपेशन के विचारों से, कि डिसीजन मेकिंग में हमें पार्टिसिपेशन मिलेगा। कोई भी डिसीजन जब कंट्री की गवर्नमेंट लेगी तो उसके अंदर हमारा पार्टिसिपेशन होगा, मीन्स हमारी भागीदारी होगी। और उन लोगों को इस चीज की भी आशा थी कि हमें फ्रीडम मिलेगी, मीन्स आज़ादी मिलेगी। इसके साथ साथ हमें इक्वलिटी मिलेगी, समानता मिलेगी। तो लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि लोग सोचते थे कि हमें फ्रीडम, इक्वलिटी और पार्टिसिपेशन मिलेगा डिसीजन मेकिंग में। कोई भी डिसीजन जब लिया जाएगा तो उस डिसीजन को लेने की हमें आज़ादी होगी और हमें समान रूप से उस डिसीजन में इन्वॉल्व किया जाएगा और भागीदारी का भी उस डिसीजन में हमें मौका दिया जाएगा। अंडर द कॉलोनियल रूल द पीपल हैव लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए कॉलोनियल रूल के अंडर में जो ब्रिटिश लोगों का हमारे कंट्री में रूल था स्टूडेंट्स, उसी को कॉलोनियल रूल बोलेंगे। तो ब्रिटिश लोगों के अंडर में, मींस कॉलोनियल रूल के अंडर में, इंडियन लोग बहुत ही फियर के साथ जी रहे थे, बहुत ही डर के साथ जी रहे थे। एंड डिड नॉट एग्री मैनी ऑफ डिसीजंस दे टुक। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती थी या जो भी डिसीजंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते थे कॉलोनियल रूल के टाइम में, ब्रिटिश लोगों के टाइम में, तो हमारी कंट्री के लोग ब्रिटिश लोगों के उन डिसीजन से एग्री नहीं होते थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजंस। लेकिन एक प्रेशर और था इंडियन लोगों के ऊपर। ब्रिटिश लोग गलत डिसीजन लेते थे, इंडियन लोगों को पता था कि ये गलत डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश लोगों के अंडर में इंडियन लोगों को इतनी आज़ादी भी नहीं थी कि वो ब्रिटिश लोगों के लिए हुए डिसीजन को क्रिटिसाइज कर सकें, मीन्स ये कह सकें कि आपने जो फैसला लिया है या जो डिसीजन लिया है वो गलत है। इस चीज का भी उनको हमेशा खतरा बना रहता था, क्योंकि उनको विरोध करने की, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी भी नहीं थी। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशन। लेकिन फ्रीडम मूवमेंट ने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया। कौन सी सिचुएशन को? उस सिचुएशन को जिस सिचुएशन में इंडियन लोगों को ब्रिटिश लोगों के अंडर में डिसीजन लेने की आज़ादी नहीं थी। द नेशनलिस्ट बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट कौन थे? जो हमारी कंट्री में फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वही थे नेशनलिस्ट। तो नेशनलिस्ट लोगों ने, मीन्स हमारी कंट्री के जितने भी नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ओपनली, खुले तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करनी शुरू कर दी। कौन थे नेशनलिस्ट? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। जितने भी लोग देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो सभी नेशनलिस्ट थे। उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? ओपनली, खुले तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, मीन्स खुले तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करनी शुरू कर दी और उसके गलत कामों पे क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी और डिमांड्स भी करने लग गए वो कि हमें
इन इन चीजों की डिमांड है या हम ये चीज चाहते हैं। In 1885, the Indian National Congress demanded that there should be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी वो बनी थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। 72 डेलीगेट्स कंट्री के अलग अलग पार्ट से इकट्ठे हुए थे और वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी। उनका पूरा नाम था वोमेश चंद्र बनर्जी और वो एक बंगाल के लॉयर थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं कि कब बनी, 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां पे बनी, मुंबई के अंदर, जिसको पहले बॉम्बे कहा जाता था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। और भी इससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में स्प्लिट हो गई। स्प्लिट होने का मीनिंग क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक पार्ट तो था आपके मॉडरेट और दूसरा पार्ट था आपके रेडिकल। मॉडरेट तो आपके नरम स्वभाव के थे, जो कहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, लेटर लिख करके हम अपनी डिमांड मनवाएंगे। लेकिन जो रेडिकल्स थे वो काफी गुस्से वाले थे और वो लाठी और गोली का इस्तेमाल करके, वायलेंस करके अपनी मांगे मनवाने के पक्ष में थे। और रेडिकल्स में नाम आता है लाल बाल पाल का, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। और ये क्या नाम आपके, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके बिपिन चंद्र पाल। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी मुंबई में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि देयर शुड बी इलेक्टेड मेंबर इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को ही बोलेंगे यहाँ पे। तो इंडियन लोगों ने डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने डिमांड की कि इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर, कि जिस तरीके से लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में ब्रिटिश लोग चुन के जाते हैं, उसी तरीके से इंडियन लोगों को भी पार्लियामेंट में जगह मिलनी चाहिए, लेजिस्लेचर में जगह मिलनी चाहिए। लेजिस्लेचर यहाँ पार्लियामेंट को ही बोलेंगे और स्टेट लेवल पे भी इसको स्टेट लेजिस्लेचर कह देंगे या लेजिस्लेटिव असेंबली बोल देंगे। लेजिस्लेचर क्या करती है, लेजिस्लेचर आपके लेजिस्लेशन का काम करती है। और लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या होता है, लेजिस्लेशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मेकिंग लॉ। तो लेजिस्लेशन का काम मींस लॉ बनाने का काम कहां पे होता है, लेजिस्लेचर में। तो इंडियन लोगों ने डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट से, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि हमें भी इलेक्टेड मेंबर के रूप में लेजिस्लेचर में जगह दी जाए और हमारे को भी बजट के ऊपर डिस्कस करने के अधिकार, राइट दिए जाए और हम भी है ना पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चनिंग कर सके, हमारे को अधिकार मिलना चाहिए। बजट क्या होता है, मींस जो सरकार का आय या व्यय का ब्यौरा होता है कि कमाई कितनी हुई, खर्च कितना हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बजट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1909 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया। अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। देखिए, जब 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का मौका इंडियंस को दे दिया। अब इंडियन लोग भी इलेक्टेड होकर के पार्लियामेंट में जाने लग गए, लेजिस्लेचर में जाने लग गए और वो भी ब्रिटिश लोगों के समकक्ष, मींस उनके पास बैठने लग गए। बट दे डिड नॉट अलाउ फॉर अडल्ट टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन जो 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन लोगों, सभी इंडियन अडल्ट्स को वोटिंग राइट नहीं दिया और ना ही इंडियन लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। वो एक बात हो जाती है कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, मींस बिना विभाग का मंत्री हो जाता। कई बार इंडियन लोग चुन के तो जाने लग गए लेजिस्लेचर में 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, लेकिन इंडियन लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करने की कोई अनुमति नहीं थी।
और ना ही सभी इंडियन जितने भी अडल्ट थे उनको वोटिंग राइट था। आपको पता है हमारे कंट्री में अडल्ट की जो एज होती है वो होती है आपके 18 है। अडल्ट की एज हमारे कंट्री में, वोटिंग राइट जिन आदमियों को मिलता है उनको बोलते हैं अडल्ट। तो सभी अडल्ट्स को वोटिंग राइट नहीं मिला 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। और बाद में मेरे को बताएंगे आप कि एक बार 1909 एक्स्ट्रा मैं बाद में करवाऊंगा। एक तो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में आपको करवाना है, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, और एक 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन दोनों एक्ट के बारे में मैं दो दो तीन तीन बातें आपको बताऊंगा लास्ट में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था जो आपके इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को लागू किया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को लेड डाउन किया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या होता है? ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, कि जितने भी अडल्ट हैं कंट्री में उन सभी को वोटिंग राइट है, किसी को भी वोटिंग राइट से डिनाइड नहीं किया जाएगा, चाहे उसकी कास्ट कोई भी हो, जेंडर उसका कोई भी हो, या उसका कोई भी रिलीजन हो, तो उस आदमी को क्या नहीं किया जाएगा, वोटिंग राइट से डिनाइड नहीं किया जाएगा। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट फॉर एवरी अडल्ट। और हमारी कंट्री में अडल्ट की एज कितनी है, मींस किसी भी आदमी को वोटिंग राइट की एज कितनी है, वो है 18 ईयर्स। हमारी कंट्री में जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम वोटिंग की एज स्टूडेंट्स 21 ईयर्स थी, लेकिन 1989 के अंदर हमारी कंट्री में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत स्टूडेंट्स वोटिंग की एज हमारी कंट्री में 18 हो जाती है, 21 से घट करके कितनी हो जाती है, 18। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंज होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे कोई पुराने रूल कॉन्स्टिट्यूशन में हटा देना या कोई नया रूल जोड़ देना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 1989 के अंदर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसी अमेंडमेंट के तहत वोटिंग की एज कर दी गई 18 ईयर्स। तो आज हमारी कंट्री में सभी अडल्ट्स को वोटिंग राइट है, बिना किसी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन और कास्ट, दैट ऑल अडल्ट्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन भी दे दी है कि हर अडल्ट को कंट्री में वोटिंग राइट है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, देखिए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जिन लोगों को है ना आपके कंट्री के लोग पार्लियामेंट के लिए, लेजिस्लेचर के लिए चुनते हैं और वही लोग उनकी जगह पे गवर्नमेंट चलाते हैं, उनको बोलते हैं आपके पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कॉन्सेंट। एक जो डेमोक्रेसी होती है स्टूडेंट्स, वो कॉन्सेंट का आइडिया होता है। कॉन्सेंट का मीनिंग होता है आपके सहमति। मीन्स डेमोक्रेसी के अंदर सरकार किस पे बेस पे चलती है? कॉन्सेंट के बेस पे। डिजायर, अप्रूवल और पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स पीपल, मीन लोगों की इच्छा, उनकी आपके सहमति और उनकी भागीदारी के द्वारा सरकार चलती है डेमोक्रेसी में। और जब आपके डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की इच्छा, उनकी सहमति और उनके पार्टिसिपेशन के बेस पे सरकार चलती है, तो उसी को बोलते हैं आइडिया ऑफ कॉन्सेंट इन डेमोक्रेसी। मीन्स डेमोक्रेसी के अंदर सहमति के आइडिया पे, विचार पे सरकार चलती है। इट इज अ डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और लोगों का डिसीजन ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है? जैसे अब्राहम लिंकन जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, कि लोगों का लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन क्या कहलाता है? आपके डेमोक्रेसी कहलाता है। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग यही होता है रूल बाय पीपल, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के बेस पे, अपने लीडर्स के बेस पे रूल करते हैं। द बेसिक आइडिया in democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institution needs to have trust of these citizens। देखिए बेसिक आइडिया डेमोक्रेसी का क्या है, डेमोक्रेसी के पीछे बेसिक आइडिया क्या है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार आउटलाइन में कि इंडिविजुअल और द सिटीजन, की हर आदमी और जो नागरिक है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन होते हैं। डेमोक्रेसी के पीछे एक आधारभूत विचार या बेसिक आइडिया ये है कि सिटीजन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, नागरिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। और जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ साथ जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो सरकारी संस्थान होते हैं, उनको चलने के लिए, चलाने के लिए लोगों के ट्रस्ट की, सिटीजन के ट्रस्ट की, नागरिकों के विश्वास की जरूरत होती है।
तो डेमोक्रेसी के अंदर लोग सुप्रीम होते हैं, लोग सबसे ऊपर होते हैं, लोगों से ऊपर डेमोक्रेसी में कुछ नहीं होता। अभी हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ द ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर। देखिए हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट है ना, सभी रिप्रेजेंटेटिव से मिलके बनी होती है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। आगे इनके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो पार्लियामेंट किसके थ्रू चलती है? लोगों के थ्रू, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। और द विच इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और आपके गाइड भी करती है, मींस गवर्नमेंट को आपके दिशा निर्देश भी पार्लियामेंट देती है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट। तो है ना, लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव से, चुने हुए नेताओं से गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर उसी गवर्नमेंट के ऊपर लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये थ्योरी होती है डेमोक्रेसी के अंदर कि लोग सुप्रीम होते हैं और लोग ही सारी चीज को कंट्रोल करते हैं। अभी रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है हमारी कंट्री के अंदर, इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए इंडियन पार्लियामेंट है जो वो एक आपके लोगों की एक्सप्रेशन का, लोगों की अभिव्यक्ति का एक विश्वास है, और लोगों का जो विश्वास डेमोक्रेसी के अंदर है तो उसी का एक्सप्रेशन, उसी की अभिव्यक्ति क्या है? पार्लियामेंट है। लोगों का डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स में, मींस डेमोक्रेसी के सिद्धांतों में बहुत ज्यादा विश्वास है, और लोगों का जो डेमोक्रेसी में विश्वास है, लोगों के उस फेथ या विश्वास को कौन चीज रिप्रेजेंट करती है? वो करती है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। देखिए हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के पास बहुत इमेंस पावर होती हैं, मींस हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के पास में बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, क्योंकि हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो हमारी कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर आपके सबसे सुप्रीम लोग होते हैं, और हमारी कंट्री की पार्लियामेंट हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को या हमारी कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इसी वजह से हमारी कंट्री की पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है और सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और सरकार भी पार्लियामेंट के कंट्रोल में और उसके प्रेशर में ही काम करती है। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जिस तरीके से स्टेट की लेजिस्लेचर के लिए, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं, उसी तरीके से पूरी कंट्री की पार्लियामेंट के लिए क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। जैसे हमारी कंट्री के अंदर हमारी स्टेट लेजिस्लेचर हरियाणा की हम बात करते हैं, 90 एमएलए हरियाणा से चुने जाते हैं, तो उसी तरीके से कंट्री के पार्लियामेंट के लिए 543 मेंबर्स चूज किए जाते हैं। बस फर्क इतना है कि पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट में जो आपके लोग बैठे होते हैं वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो सिर्फ आपके एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट का शासन चलाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट पूरी कंट्री का शासन चलाती है हमारी कंट्री में। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड आफ्टर एवरी 5 ईयर। देखिए पार्लियामेंट का एक हाउस है आपके लोकसभा, लोकसभा पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। हमारी पार्लियामेंट के मैं आपको बता देता हूं, हमारी पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, एक प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा आपके राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा आपके अपर हाउस है, और प्रेसिडेंट भी हमारी पार्लियामेंट का पार्ट है। तो हमारी पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो लोकसभा आपके है ना एक बार 5 साल में चुनी जाती है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कंस्टिट्यूएंसीज। देखिए हमारी कंट्री है ना आपके अनेक कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड है, जहां से हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी चुना जाता है लोकसभा के लिए। तो कंट्री को लोकसभा इलेक्शन के पर्पज से है ना अनेक कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में चुना जाता है, और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी चुना जाता है। कंस्टिट्यूएंसी बता देता हूं जहां से कोई भी आदमी चुना जाए। कंस्टिट्यूएंसी छोटी भी होती है और आपके बड़ी भी होती है। तो जहां से कोई भी आदमी चुना जाए, चूज किया जाए, वो किसी भी आपके पर्पज के लिए, तो उसको कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। विलेज में छोटे छोटे वार्ड्स के अंदर विलेज को डिवाइड कर दिया जाता है, और उन हर वार्ड से एक वो चुना जाता है, आपके पंच चुना जाता है। उसी तरीके से शहर को भी छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर वार्ड से शहर के अंदर एक एमसी चुना जाता है, म्युनिसिपल काउंसिलर चुना जाता है। गांव से सरपंच चुना जाता है, गांव भी एक कंस्टिट्यूएंसीज है। एक एरिया से आपके कोई एमएलए चुना जाता है, वो भी कंस्टिट्यूएंसीज है।
पूरे बड़े एरिया से 15 लाख वोटर पे है ना आपके एक एमपी चुना जाता है, वो भी कंस्टिट्यूएंसी है। तो जहां से कोई भी आदमी चूज किया जाता है उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी। कंट्री, हमारी कंट्री अनेक कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड है और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए चुना जाता है, उसको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर आपके लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के भी होते हैं। लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड किए जाते हैं लोगों के द्वारा डायरेक्टली, राज्यसभा के मेंबर लोगों के राज्यसभा के जो मेंबर है ना वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किए जाते। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। देखिए पार्लियामेंट के लिए जितने भी कैंडिडेट चुने जाते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। जैसे हमारी पार्लियामेंट के अंदर मीन्स हमारी लोकसभा में 543 मेंबर बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, एमपीज बैठे हैं। वो सिर्फ बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के भी हैं उसमें, और भी बहुत सी पार्टीज के हैं। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक बार कोई भी आदमी किसी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है, जब चुना जाता है तो वो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, एमपी बन जाता है, और फिर यही एमपी मिलकर के क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। तो पार्लियामेंट के मैंने बताया था स्टूडेंट्स आपको कि 3 पार्ट हैं हमारी पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा और उसके साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा की बात करते हैं हम। आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस ए लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पार्टी। देखिए किस पार्टी से कितने एमपी चुने गए, बीजेपी से कितने चुने गए, कांग्रेस से कितने चुने गए, तो उसकी एक लिस्ट जारी कर दी जाती है लोकसभा इलेक्शन के बाद। आपको पता है लोकसभा के लिए टोटल 543 एमपी चुने जाते हैं, लेकिन वो जो एमपीज हैं वो अलग अलग पार्टीज से बिलोंग करते हैं। और फिर है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक लिस्ट जारी करता है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अन्य मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो 26 जनवरी 1950 को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, और यही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री के अंदर क्या करवाता है, इलेक्शन करवाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टोटल 543 मेंबर्स चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक लिस्ट जारी करता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, और जिस पार्टी को 543 में से 272 सीट या उससे ऊपर सीट्स मिल जाती हैं तो उसी पार्टी की सरकार हमारी कंट्री में बन जाती है, चाहे उस पार्टी ने अकेले जीते हो सीट या दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़के जीती हो। तो हमारी कंट्री में लोकसभा के टोटल मेंबर 543 चुने जाते हैं। टोटल स्ट्रेंथ जो आपके है लोकसभा की वो 555 है, और यदि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है लोकसभा की, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 552 हो सकती है स्टूडेंट्स। तो इलेक्टेड कितने हैं, चुने हुए कितने हैं, 543, और नॉमिनेटेड कितने हैं, 2 मेंबर्स होते हैं। और 2 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है हमारी कंट्री के अंदर, देखिए लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, 545। 545 में से लोग वोटिंग डाल के कितने कितने एमपीज को चुनते हैं, 543 को। नॉमिनेट कितने होते हैं, ये चुने नहीं जाते इलेक्शन के थ्रू, ये नॉमिनेट किए जाते हैं किसके थ्रू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। कौन सी कम्युनिटी में से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हमारा प्रेसिडेंट आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, एंग्लो कौन होते हैं, जो इंग्लिश हैं लेकिन इंडिया में रह रहे हैं उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से 2 मेंबर को इलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है, इलेक्ट नहीं, हमारा प्रेसिडेंट लोकसभा के अंदर। टू फॉर्म गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए लोकसभा में 272 या उससे ज्यादा मेंबर्स चाहिए, क्योंकि 543 का हाफ कितना हो जाएगा, 272। तो 272 से मतलब कि आपके ज्यादा चाहिए, या 272 सरकार बनाने के लिए, बचाने के लिए। अपोजिशन इन द पार्लियामेंट फॉर्म्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी ऑफ द कोalition फॉर्म्ड। देखिए अपोजिशन पार्टी कौन होती है, जिस पार्टी की सरकार नहीं होती आपके, लेकिन उसके कुछ मेंबर पार्लियामेंट में गए हुए होते हैं, तो वही सभी मेंबर बन करके अपोजिशन पार्टी बनाते हैं। जैसे गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस के भी कुछ मेंबर चुने गए हैं किसके अंदर, लोकसभा के अंदर, तो वो सभी बनाएंगे अपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टी। एक तो होती पोजीशन पार्टी, पोजीशन पार्टी तो वो होती है जिसकी सरकार होती है। एक होती अपोजिशन पार्टी जो कि सरकार के कामों का पार्लियामेंट में विरोध करती है, जिसकी सरकार नहीं होती उस पार्टी को बोलते हैं आपके अपोजिशन पार्टी। और कोalition गवर्नमेंट तो आप जानते हैं ही, कोalition गवर्नमेंट कौन सी होती है, जब आपके 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज मिलकर के सरकार बनाती हैं उसको कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं।
और मेजोरिटी पार्टी की सरकार आती है, मीन्स जिसके पास में ज्यादा सीटें होंगी वही मेजोरिटी में होगी वही पार्टी और उसी की सरकार आएगी। द लार्जेस्ट अमंगस्ट दीज पार्टीज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। देखिए जितनी भी पार्टीज होती हैं लोकसभा के अंदर जिनकी सरकार नहीं होती, उनमें जो सबसे बड़ी जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है ना, वो पार्टी होती है अपोजिशन पार्टी। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव को चुनना। मीन्स जो सरकार बनती है ना उसी को सरकार को ही एग्जीक्यूटिव कहते हैं। सरकार में कौन होता है? जो आपके प्राइम मिनिस्टर होता है या उसके मिनिस्टर्स होते हैं वही कौन होते हैं? सरकार में होते हैं, वही उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आपको पता है कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर तो हो गई पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव कौन होता है? एग्जीक्यूटिव में वो लोग होते हैं जो देश में सरकार चलाते हैं। और एग्जीक्यूटिव के अंदर है ना आते हैं जैसे मिनिस्टर्स हो गए और उसके साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये जो एग्जीक्यूटिव में दूसरा भी होता है आपके, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में तो मिनिस्टर्स हो गए जो काम करते हैं कंट्री के लिए, और परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होती है स्टूडेंट्स वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को तो हटाया जा सकता है, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके मिनिस्टर्स को तो हटाया जा सकता है, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव वालों को जैसे सरकारी अधिकारियों को नहीं हटाया जा सकता। तो बस जो कंट्री के लिए काम करता वही एग्जीक्यूटिव में आता है। द एग्जीक्यूटिव इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर इम्प्लीमेंट लॉज मेड द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है ना उन लॉ को इंप्लीमेंट करती है। एग्जीक्यूटिव मीन्स लागू करती है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर आपके रूलिंग पार्टी का लीडर होता है लोकसभा के अंदर, क्योंकि जो जिस पार्टी की सरकार होती है ना लोकसभा में उसी को बोलते हैं रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। देखिए अपनी पार्टी के एमपीज में से प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स चूज करता है, मीन्स अपने मंत्रियों को चूज करता है, और फिर मंत्री ही आपके डिसीजंस को इंप्लीमेंट करते हैं, मीन्स लागू करते हैं। मिनिस्टर्स के पास में अलग अलग चार्ज होते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो अलग अलग मिनिस्टर के पास में अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। हर मिनिस्टर जो होता है ना उसका एक सेक्रेटरी भी होता है, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई। सबसे पहले तो बात करेंगे होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री का एक हो गया होम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर का हो गया एक आपके साथ में होम सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी ही गवर्नमेंट चलाते हैं ज्यादातर। इन द रिसेंट पास्ट इट हैज बीन डिफिकल्ट टू ए सिंगल पार्टी टू गेट मेजोरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और हाल ही के सालों में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, हाल ही के सालों में एक पार्टी के लिए लोकसभा में सरकार चलाना मुश्किल हो गया है, देश में सरकार चलाना, क्योंकि अब है ना हर पार्टी सीट जीतने लग गई है और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टीज पे डिपेंड रहना पड़ता है। दे ज्वाइन with the different political parties who interested in similar concern to form the government. This government is known as coalition government. coalition क्या होती है? देखिए जब एक पार्टी की सरकार ना आए लोकसभा के अंदर, तो जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। बस आप अगर ये आपको डेफिनेशन याद ना हो तो आप ये कर लेना, when 2 or more parties form government, this is known as coalition government. अभी राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा के बारे में मैं बताता हूं आपको थोड़े से पॉइंट, और लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि लोकसभा है ना पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, नीचे वाला हाउस। दूसरी बात लोकसभा के अंदर यह है कि लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है। लोकसभा में प्रेजेंट स्ट्रेंथ 543 है। लोकसभा के अंदर है ना आपके मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 552। प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 545। 545 में से इलेक्टेड कितने हैं? 543। 2 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। लोकसभा के पास में कुछ पावर्स होती हैं। एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास होता है। मान लीजिए कई बार है ना अपोजिशन पार्टी सरकार को गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है, तो वो लोकसभा में ही पास होता है। दूसरे नंबर पे जो आपके मनी बिल है, पैसे से रिलेटेड जो बिल है वो लोकसभा में ही पास होता है। मीन्स 2 तरह के बिल होते हैं हमारी पार्लियामेंट में जो पास होते हैं। एक तो
ऑर्डिनरी बिल होता है और दूसरा होता है मनी बिल। बिल क्या होता है? बिल एक कच्चा कानून होता है, कच्चा संविधान, मतलब आपके कच्चा कानून होता है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट में बिल पास होता है, लेकिन जब बिल के ऊपर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं ना, तो बिल बन जाता लॉ। तो कोई दो तरह के बिल होते हैं, एक मनी बिल, एक ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल तो सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है, और जो ऑर्डिनरी बिल है ना, साधारण बिल, वो लोकसभा में भी पास हो सकता है और राज्यसभा में भी। तो यहां पे लोकसभा के बारे में हमने कर लिया। और लोकसभा डिजोल्व हो जाती है, मीन्स हर 5 साल के बाद लोकसभा भंग हो जाती है और नई लोकसभा का गठन होता है। मीन्स जितने भी मेंबर है ना, उनकी पोस्ट लोकसभा में से उनका पद खत्म हो जाता है एमपी के रूप में, और हर 5 साल के बाद नए एमपी चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होती। राज्यसभा के बारे में बात करूं तो मैं, राज्यसभा है ना, राज्यसभा देखिए पार्लियामेंट का अपर हाउस है, लोकसभा क्या था, लोअर। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 250 स्ट्रेंथ हो सकती है। राज्यसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने चुने जाते हैं, इलेक्टेड कितने होते हैं? 233। राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है? 12 को। और लोकसभा में कितने करता था? 2 मेंबर्स को। तो राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंट, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा, इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी जब बिल आपके किसी भी बिल को, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, किसी भी ऑर्डिनरी बिल को पास होने के लिए राज्यसभा के अप्रूवल की जरूरत होती है, लेकिन मनी बिल लोकसभा में ही पास हो सकता है। राज्यसभा के पास इतनी पावर है कि मनी बिल को 14 डेज तक वो रोक सकती है, उसमें कुछ सजेशन दे सकती है, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस सजेशन को माने या ना माने। तो राज्यसभा के पास इतनी पावर्स नहीं है हमारी कंट्री में। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ध्यान रखेंगे, कभी भी ये डिजोल्व नहीं होता। और लोकसभा के मेंबर का टेन्यूर 5 ईयर का होता है, और जो राज्यसभा का मेंबर बनता है ना स्टूडेंट्स, उसके मेंबर का टेन्यूर 6 ईयर्स का होता है। तो जितने भी लोकसभा में आपके लॉ पास होते हैं या आपके बिल पास होते हैं, उनको अल्टर करने का, चेंज करने का काम, रिव्यू करने का काम, उनको दोबारा से देखने का काम कौन करती है? आपके राज्यसभा करती है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 6 ईयर। देखिए राज्यसभा के मेंबर कौन चुनते हैं? जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे आपके चंडीगढ़ में है, तो हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से है ना आपके मेंबर चुने जाते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा के मेंबर को कौन चुनता है? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, हरियाणा से लोकसभा के कितने मेंबर चुने? लोकसभा के 10 मेंबर चुने जाते हैं, और राज्यसभा के कितने चुने जाते हैं हरियाणा से? 5 मेंबर्स। तो राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर हैं और 12 आपके नॉमिनेटेड हैं। और ये जो 12 नॉमिनेटेड है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनको करता है, ये स्पोर्ट्स से, सिनेमा से, लिटरेचर से, ये कई उससे हो सकते हैं, डिपार्टमेंट से। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, गाइड करने के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगन विद ए क्वेश्चन आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ पे, कि पार्लियामेंट है ना आपके शुरुआत, पार्लियामेंट कितने बजे स्टार्ट होती है? पार्लियामेंट स्टार्ट होती है दिन के 11 बजे, 11 AM पे शुरू होती है। और पार्लियामेंट में जो पहला घंटा होता है ना 11 से 12 तक का, वो क्वेश्चन आर होता है। तो क्वेश्चन आर क्या होता है? पार्लियामेंट में जो फर्स्ट आर होता है 11 से 12 तक का, उसको क्वेश्चन आर बोलते हैं। और क्वेश्चन आर का मीन क्या होता है? कि जो अलग अलग पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, वो सरकार के मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं इस क्वेश्चन आर के दौरान। क्वेश्चन आर का टाइम कितने से कितने तक होता है? 11 से 12 तक। और क्वेश्चन आर जो होता है वो मतलब कि आपके पार्लियामेंट का पहला जो घंटा होता है वो क्वेश्चन आर ही होता है। द क्वेश्चन आर इज इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, इससे आपके एमपी जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट की, किसके बारे में? वर्किंग के बारे में। आस्क क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज ए वाइटल टास्क ऑफ द एमपी। एमपी का बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है, क्योंकि एमपी क्वेश्चन पूछेंगे आपने क्या किया क्या नहीं किया सरकार से। द अपोजिशन पार्टी प्ले क्रूशियल रोल, डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन पार्टी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का होना बहुत जरूरी है। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो सरकार अपनी मनमानी करेगी और अपनी मर्जी से रूल रेगुलेशन बनाएगी। अपोजिशन पार्टी सरकार के गलत कामों को, सही कामों को आपके मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने लेके आती है। तो विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपोजिशन पार्टी का। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसी प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट फॉर द पॉलिसीज। बस यही है कि
जो पार्लियामेंट के अंदर जो आपके गवर्नमेंट की कमियां होती हैं उनको उजागर करती है अपोजिशन पार्टी। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है कि हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो मीन्स आपके पार्लियामेंट के अंदर जो लोग होते हैं ना वो इलेक्टेड लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग, अलग अलग रीजनल पार्टी के लोग होते हैं, और वो है ना अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप को या दलित लोगों को, बैकवर्ड क्लास को क्या करते हैं, आपके रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुए, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन आपके 1951-52 में हुए, और फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में वोटर टर्नआउट कितना था? वोटर टर्नआउट था 61.16। टर्नआउट का मीनिंग क्या होता है भाई? कितने परसेंट वोटर ने वोट डाला, इसी का मीनिंग होता है टर्नआउट। बस भाई कितने परसेंट वोटर ने वोट डाला। और एक आप है ना अभी 17th लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, 2019 में जो इलेक्शन हुए वो 17th लोकसभा इलेक्शन हुए थे, और 17th लोकसभा इलेक्शन में वोटर का परसेंटेज या टर्नआउट कितना था? 67.1% था। तो हमारी लोकसभा के अंदर है ना कुछ सीट एससी और एसटी के लिए भी इलेक्टेड हैं। तो एससी के लिए तो इलेक्टेड है 84 शेड्यूल कास्ट के लिए, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। और एसटी के लिए कितने इलेक्टेड है आपके? 47 सीट्स आपके लोकसभा में। ईवीएम का मीनिंग क्या होता है? ईवीएम का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। और 2004 के जो पहले जनरल इलेक्शन हुए थे ना उसमें सबसे पहले कंट्री में ईवीएम मशीन यूज की गई। ईवीएम जनरल इलेक्शन क्या होते हैं पता है? जो पूरी कंट्री के लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना उनको जनरल इलेक्शन ही कहा जाता है। पूरी कंट्री के जो इलेक्शन होते हैं ना लोकसभा के जैसे, उसको क्या बोला जाता है? आपके जनरल इलेक्शन बोला जाता है। तो अब है ना ईवीएम के साथ में एक चीज और आ गया आपके वीवीपैट। वीवीपैट कर लेना, मैं बताता हूं आपके लेटेस्ट आपके इनोवेशन है इलेक्शन में। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका मीनिंग होता है वीवीपैट का। तो ये भी आ गया है ईवीएम का अल्टरनेट। पार्लियामेंट के बारे में पता आपके? पार्लियामेंट को संसद भी कहते हैं, और सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, मतलब कानून बनाने का अधिकार हमारी कंट्री में पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा। हाउस तो 2 हैं जिनको चैम्बर भी कहा जाता है हाउस को, तो हाउस या चैम्बर तो है 2, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन पार्ट कितने हैं पार्लियामेंट के? पार्ट हैं 3, प्रेसिडेंट, लोकसभा और आपके राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ पीपल। टोटल स्ट्रेंथ 543। जनरल कास्ट के कितने चुने जाते हैं जनरल कैटेगरी के लोकसभा में? 412। रिजर्व एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47, एंग्लो इंडियन 2 चुने जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। लोकसभा का एक कौन होता है? स्पीकर होता है, ठीक है ना? लोकसभा में लीडर ऑफ हाउस कौन होता है? लीडर ऑफ हाउस होता है लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना? ये देखना अभी मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन हो देता है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है लोकसभा में? और लोकसभा के वो कौन है स्पीकर? लोकसभा के स्पीकर हैं, ये क्या नाम है आपके? ओम बिड़ला। राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ना, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो होता है राज्यसभा का चेयरपर्सन, ठीक है ना? तो देखना राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। उसी तरीके से लोकसभा में लीडर ऑफ हाउस कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। लीडर ऑफ हाउस तो वो बनेगा जिस पार्टी की सरकार होगी, और लीडर ऑफ अपोजिशन वो बनेगा जिस पार्टी की सरकार नहीं होगी। तो जनरल 545 में से ये टोटल दे रखा है, इनको जोड़ेंगे तो टोटल ये 545 ही हो जाएंगे। तो जनरल सीट 412, जनरल के लिए, एससी के लिए 84 लोकसभा में, और आपके 47 एसटी के लिए, एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट के थ्रू ये 2। तो राज्यसभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245। इलेक्टेड कितने हैं? 233। 245 में से इलेक्टेड कितने? 233। नॉमिनेटेड कितने हैं? 12। और वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन होता है, देखना इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू है ना वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जहां पे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, तो ये साउथ ब्लॉक के अंदर है। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं। यूपीए को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए के साथ एक चीज और कर लेना, आपके एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बताऊं क्या होता है यूपीए? यूपीए होता है कांग्रेस और जब दूसरी पार्टीज मिलकर के सरकार बनाती है ना, कांग्रेस और दूसरी पार्टीज मिलकर के जब इलेक्शन लड़ती हैं और अपना एक गठबंधन बनाती हैं, मीन्स अपना एक अलायंस बनाती हैं, तो उसको बोलते हैं यूपीए। तो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का इलेक्शन लड़ने के लिए जो गठबंधन है उसको बोलते हैं यूपीए। और बीजेपी और जब दूसरी पार्टियां मिलकर के जो गठबंधन बना रखा उन्होंने, बीजेपी और दूसरी पार्टीज ने, उसको बोलेंगे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। देखिए सेंट्रल सेक्रेटरी साउथ ब्लॉक और आपके नॉर्थ ब्लॉक की बिल्डिंग कब बनी थी?
1930 के अंदर ये सेक्रेटरीट होता है। तो कोलिशन आपको पता ही है, जब टू और मोर पार्टीज मिलकर के गवर्नमेंट बनाती हैं।